नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर देशपांडे एमडी है, एमडी डॉक्टर है इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, दैट इज काय चिकित्सा, एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी. My dear friends, today is another problem that because of some technical issues of the drivers of the video, you cannot see me, but you can definitely see the screen as well as you can hear my voice. So there is no problem because I am not such a handsome person that I should be there. But anyway, sometimes it is helpful also for giving you the expressions and actions. But today you have to compromise. Today's topic, आज का जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये ज्यादातर बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए स्वस्थ वृत्त सब्जेक्ट में आ जाता है, जिसको मॉडर्न पैथी में पीएसएम कहते हैं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। फिलहाल ये स्टैटिस्टिक्स जो चीज है ना, उसको जब तक सांख्यिकी शास्त्र बोला जाता है, मतलब संख्या, नंबर्स के बारे में ज्यादा है। हमारे कौन सी भी जीवन व्यापार में ये मौजूदात का बहुत महत्व है। जैसे कि हम क्लास में जाते हैं तो देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसमें हम देखते हैं कि मेल स्टूडेंट्स कितने हैं, फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं, है ना। अभी हम जब हम स्टूडेंट्स परीक्षा देते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कितना 50% से अबव मार्क मिल गया तो पास है, 50% से कम मिल गया तो फेल है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट क्लास मिला है, 60% से ज्यादा मार्क्स है या नहीं है। उसके आगे हम देखते हैं कि 75% से आगे है तो डिस्टिंक्शन है हमारे लिए। तो ये सब बातें जो ना, परसेंटेज का गणना करना या कहाँ भी अंक आ जाते हैं, और अंक आने के बाद, नंबर्स आने के बाद उसका जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, और क्लासिफिकेशन करने के बाद उसके आधार पर कुछ भी एक निर्णय बनाने की कोशिश की जाती है, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स ऐसे कहते हैं। और ज्यादातर ये संख्या शास्त्र जो है वो आरोग्य विषय में भी ज्यादा मायने रखता है। ये टॉपिक तीन चार जगह पर उपयुक्त है। जैसे कि प्रैक्टिस में तो गवर्नमेंट सर्विस आप करने वाले हैं, कहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, प्राथमिक आरोग्य केंद्र में काम कर रहे हैं, या और क्या बोलते हैं, रिसर्चर हैं आप, किसी भी कंपनी में रिसर्च का काम कर रहे हैं, R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कई कबार ऐसा हो सकता है कि आप एमडी करने वाले हैं, तो जे लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर एमडी और एमएस में ये रिसर्च सब्जेक्ट आता ही आता है। क्योंकि हम जो संशोधन करते हैं और संशोधन करने के बाद उसका जो निष्कर्ष निकालते हैं, उसके लिए बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स का ही हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा एक अच्छा सा बुक, मैंने और मेरे साथियों ने लिखा हुआ एक बुक है, जिसका नाम है, आप लिख कर रख सकते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, ये बुक डॉक्टर सुभाष रानडे और डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, हम दोनों एडिटर्स हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ साथ डॉक्टर सचिन सरपोतदार, डॉक्टर ईला भोर और डॉक्टर संतोष भोर, ये ऑथर्स जुड़े हुए हैं। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो बुक है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स भी हैं, वो अमेजोन पर मौजूद है। आप सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय डॉक्टर R R देशपांडे ऐसा टाइप कीजिए, आपको तुरंत उसकी प्राइस और घर बैठे बैठे आप ये बुक मंगवा सकते हैं। उसी के साथ साथ मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें एक का प्लेलिस्ट का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी। उस प्लेलिस्ट में आपको मेरे रिसर्च के और स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे ऑडियोज सुनने को मिलेंगे। इसका लाभ आप जरूर उठा सकते हैं। चालू करते हैं आज है स्टैटिक, क्योंकि आपके ये थर्ड ईयर बीएमएस में एक एसएक्यू या एलएक्यू ये स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आता ही आता है। एक मैं नमूना दाखिल एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न ऐसा पूछा गया है विद्यापीठ परीक्षा में, एलएक्यू के लिए 15 मार्क के लिए, राइट इन डिटेल अबाउट हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। ये देखिए आपके सामने कर्सर देख रहे हैं ना, ये इसके बारे में क्वेश्चन है।
हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, इट्स नेसेसिटी, इसका महत्व क्या है, क्यों हम हेल्थ स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना चाहते हैं, कॉमा इंपॉर्टेंस, इसका महत्व, एंड राइट अबाउट द बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। जो मतलब बर्थ रेट तो आप जानते हैं कि जितने आदमी जब जन्म लेते हैं तो तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होती है हमारी हमारी कारपोरेशन में, और जब भी हमारे घर का किसी भी आदमी मर जाता है तो उसका भी रिकॉर्ड हमें या उसको इंटीमेट करना पड़ता है कारपोरेशन को कि फलाना फलाने व्यक्ति घर में मर गए हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, मतलब जन्म होने के बाद और मृत्यु होने के बाद हमें नजदीक वाले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि कारपोरेशन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो सकता है, वहां पर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन मतलब नोंद इंफॉर्मेशन करनी ही पड़ती है, क्योंकि इसके आधार पर ही हमारे पूरे राष्ट्र का जो बजट होता है, हेल्थ वाला बजट, आरोग्य विषयक जो बजट होता है, उसकी जो क्या बोलते हैं ना कि उसकी आखनी की जाती है, रूपरेखा फराई जाती है, तो उसके आधार पर ही किया जाता है। तो आगे चलते हैं कि देखते हैं एक एक करके ये क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में। ये देखिए, दो शब्द हैं यहां पर है डाटा और दूसरा है इंफॉर्मेशन। तो इसमें कुछ फर्क है या नहीं है? बिल्कुल फर्क है। डाटा कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। हम जब सोसाइटी में जाते हैं या हमारी, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमारी हमारी चर्चा बार बार ये क्लासरूम पर आ जाएगी। जब हम क्लासरूम में जाएंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे, हमारा निरीक्षण होगा कि इस क्लास में कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। तो हमने उसकी एक नोंद, उसका इंफॉर्मेशन हमारी नोटबुक में डाल दिया, ठीक है। तो ये डाटा हमने कलेक्ट कर दिया, सबके नाम लिख दिए, सबके उम्र लिख दिए, जेंडर लिख दिया, है ना, उसकी बर्थ डेट भी लिख दी, सब चीजें हमें लिख दी। तो ये हमें हमारे पास आ गया है, वो डाटा है। जो माहिती हम संकलित करते हैं किसी भी तरह से, उसको हम कहेंगे डाटा। डाटा का मतलब होता है मराठी में हिंदी में इंफॉर्मेशन, माहिती। तो ये जो डाटा हमें मिल गया है, इट शुड बी ट्रांसफर इनटू इंफॉर्मेशन। डाटा मतलब एक प्रकार का कलेक्शन है, और उसके बाद हमें कुछ निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे, तो उसको बोलेंगे, उसके द्वारा जो ज्ञान होता है उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन। डाटा सिर्फ संकलन है, और उसके हिसाब से जो हमारे को कुछ इंडिकेट किया जाता है, जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये ज्ञान पैदा हुआ डाटा के द्वारा। देखिए कैसे बनाते हैं इंफॉर्मेशन, बाय रिड्यूसिंग देम। जैसे कि मानो हमें, अभी मैंने बोला कि मैं एक क्लासरूम में गया हूं, वहां पर मैंने 100 स्टूडेंट्स देख लिए हैं, उनके सबके नाम मैंने लिख दिए, उनकी बर्थ डेट लिख दी, उनकी उम्र लिख दी, उनकी हाइट वेट लिख दी, ठीक है, जेंडर लिख दिया। तो उसके बाद मैं, एक्सेल नाम की एक शीट होती है हमारी कंप्यूटर में, जब हम वर्ड ऑफिस बताते हैं ना, तो उसमें पीपीटीज होते हैं, वर्ड फाइल होते हैं, और एक्सेल शीट होती है। तो एक्सेल शीट इसके लिए बहुत काम आती है। हम उसको आज्ञा दे सकते हैं कंप्यूटर को, ये जो डाटा मैंने आपको फीड किया है, आपके ऊपर रखा है, तो उसको हमें चाहिए कि इसमें मेल कितने, मेल लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। तो वो बोलेगा ये क्लास में चाहे 60 जो है वो लड़कियां हैं और 40 जो है लड़के हैं। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस कर दिया मैंने, डाटा जो है ना उसका रिड्यूसिंग कर दिया, और उसको समराइज भी कर दिया मैंने, एडजस्टिंग देम फॉर वेरिएशन। जैसे यहां पर देखिए एज और सेक्स, तो ऐसे मैं पूछूंगा कि इसमें से 18 उम्र के लड़के कितने हैं, इसमें से 19 उम्र के लड़के कितने हैं, इसमें से 20 उम्र के लड़के कितने हैं, या लड़कियां कितनी हैं। सेक्स का मतलब जेंडर। तो समझ गई बात, पहले हमने डाटा ले लिया, उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष बनाने की कोशिश की, और जो निष्कर्ष बनाए उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ संकलन है डाटा, और उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष जो है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, आरोग्य विषयक संख्या शास्त्र। आगे चलते हैं। ये जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, उसके कौन से सोर्सेस होते हैं, कहां से हम डाटा ले सकते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं बड़े स्तर पर, मतलब देश की बात जब आती है तो वहां पर सेंसस किया जाता है, जिसको हम जनगणना कहते हैं।
महाराष्ट्र स्टेट में कितने लोक संख्या है, पूरे देश भर में कितनी लोक संख्या है, उसको सेंसस कहते हैं। सेंसस इज एन इंटरमिटेंट काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। हमारी पूरी सोसाइटी की काउंटिंग की जाती है। द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग, पहले तो संकलित करेंगे, उसके बाद जैसे मैंने अभी कहा कंपाइलेशन के बाद कुछ एनालिसिस करेंगे और वो जो डाटा है उसका पब्लिश करेंगे। डेमोग्राफिक स्तर पर पब्लिश हो सकता है, मतलब महाराष्ट्र की लोक संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश की लोक संख्या कितनी है, हिमाचल, ये डेमोग्राफिक हो गया। इकोनॉमिक, कितने लोग की जो क्या बोलते हैं ना एनुअल इनकम 5 लाख से कम है, 5 से 10 लाख कितने लोग हैं, 10 से 100 लाख कितने, 1 करोड़ से ज्यादा कितने, ये सब इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। एंड सोशल डाटा, कितने उसमें कास्ट कौन सी कितनी है, रिलीजन कौन सा कितना है, हाँ ये सब बातें सोशल डाटा। फर्स्ट रेगुलर सेंसस इन इंडिया वाज टेकन, पहला जो जनगणना हुई वो 1881 में हुई। उसके बाद अदर टुक प्लेस एट 10 इयर्स इंटरवल, हर 10 साल के बाद ये लोक संख्या का जनगणना की जाती है। द लास्ट सेंसस भारतवर्ष में मार्च 2011 में किया गया है। इससे क्या होता है सेंसस से? बेसिक डाटा नीडेड फॉर वाइटल स्टैटिस्टिक्स, यह शब्द आपको लिखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण जो संख्या हिसाब है, हिसाब किताब है, उसको बोलते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। मेरा कर्सर वहां पर है, देखिए। वाइटल स्टैटिस्टिक्स जैसे मैंने अभी कहा कि जन्म दर, बर्थ रेट कितना है, मृत्यु दर, डेथ रेट कितना है, उसको बोलेंगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स। आगे चलते हैं। माहिती डाटा हमें कलेक्ट करना है, तो ये देखिए सेकंड सोर्स हमारे पास है। क्या है सेकंड सोर्स? कहां से मिलेगी ये सब डाटा? रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट, जैसे कि जन्म होने के बाद और मृत्यु होने के बाद हमें कारपोरेशन में वो जाकर बताना पड़ता है। तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा कि डेमोग्राफिक चेंजेस हमें पता चल जाएंगे। इन 1873 भारत सरकार ने ये जो कंपल्शन है, रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया है। उन्होंने क्या बोला कि जन्म होने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाइए, मृत्यु होने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाइए, मैरिज के बाद रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट। सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961, ये कब से चालू हो गया इंप्लीमेंटेशन उसका? 1 अप्रैल 1970 ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बनता है हमारी भारतवर्ष में। आगे चलते हैं। ये देखिए हम क्या क्या चर्चा कर रहे हैं? मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम क्या बात कर रहे हैं? डाटा कहां से मिलेगा, सोर्सेस ऑफ डाटा। थर्ड थर्ड सोर्स है ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS। दिस इज ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम, continuous enumeration of birth and death by the enumerator and independent survey every 6th month by an investigator supervisor। जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो जो डाटा उनके पास आता है, जन्म का डाटा, मृत्यु का डाटा, उसके आधार पर वो एनालिसिस करते रहते हैं। हर 6 महीने के बाद वो उनका डाटा जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं। मैं अभी मेरा स्क्रीन राइट साइड को शिफ्ट कर रहा हूं और आगे चलकर ये सब बातें देखेंगे। डाटा सोर्स, डॉक्टर देशपांडे चर्चा कौन सी कर रहे हैं? डॉक्टर देशपांडे चर्चा मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की कर रहे हैं। मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये देखिए यहां पर मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन द बर्थ रेट, जन्म दर, मृत्यु दर, फर्टिलिटी रेट, कितने लोगों को बच्चे हुए, कितने लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व के पेशेंट्स कितने हैं, मॉर्टेलिटी रेट, तो कितने लोग कितने महीने में मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, ये बोलते हैं मॉर्टेलिटी रेट। आगे चलकर डाटा कहां से कलेक्ट कर सकते हैं? सोर्सेस ऑफ डाटा, ये देखिए, ये देख डाटा यहां से भी मिलता है हमें। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, नोटिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, ये भी कंपल्सरी हो गया है। प्राइमरी पर्पस ऑफ नोटिफिकेशन इज टू इफेक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिसीज।
सो देयर इज, गवर्नमेंट ने क्या किया है, भारत सरकार ने या महाराष्ट्र शासन ने, उन्होंने सब डॉक्टर्स को बता दिया है, कारपोरेशन ने एक लिस्ट बनाई है, वो सब डॉक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। उन्होंने बताया है कि आपके पास कुछ टीबी का रुग्ण आता है, आपके पास कुछ कुष्ठ रोग लेप्रोसी का रुग्ण आता है, आपके पास कुछ कोरोना का पेशेंट आता है, तो इसका तुरंत आपको अपनी अपनी इलाके के गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कारपोरेशन हो, नगर पालिका हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, उन्हें बताना पड़ेगा। उससे क्या हो सकता है, जब ऐसा लगेगा कि देखिए मैं जहां पर रहता हूं पूना में, उसका नाम है गोखले नगर एरिया, चाहे मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स अभी जॉन्डिस के आ रहे हैं, हाँ, कामला बोलते पीलिया रोग, तो मैं क्या करूंगा, ये हो सकता है कि एक साथी का बीमारी है, हाँ, जिसको बोलते हैं ना कम्युनिकेबल डिसीजेस, दूषित पानी के द्वारा ये मेरे इलाके में जॉन्डिस फैल रहा है, तो मैं कारपोरेशन को तुरंत एक मेल डालकर या फोन करके बताऊंगा, देखिए साहब ये मेरे इलाके में ये जॉन्डिस के पेशेंट ज्यादा चल रहे हैं। वो तुरंत उसकी जो सिस्टम है, उनके जो अधिकारी, उनके जो सर्वेंट्स है, वो तुरंत आ जाएंगे, ये वाटर सैंपल वहां से उठाएंगे, देखेंगे कि वो पोर्टेबल पीने लायक है या नहीं है, और जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम लगेगा तो सब एरिया को इंटीमेट सावधान करवा देंगे कि अभी से लेकर कम से कम कुछ दिन तक आपको बॉईल करना पड़ेगा, वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर मिनिमम 20 मिनट्स। तो ये बताने से कि पूरी पूरी सावधानी हो जाएगी और जो जॉन्डिस है वो बीमारी कंट्रोल में आने में मदद हो जाएगी। इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन ऑफ डिसीज। डॉक्टर देशपांडे सिर्फ स्क्रीन के ऊपर की मैटर पढ़ते नहीं है, वो एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। एट द इंटरनेशनल लेवल देखिए यहां पर नोटिफिकेशन डाटा की बात कर रहे हैं ना, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। जागतिक स्तर पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कहा है कि कौन से भी देश में, कौन से भी इलाके में ये बीमारी हो गई तो आपको तुरंत WHO की तरफ इशारा करना पड़ेगा। कॉलेरा के साथ है, एंडेमिक है, प्लेग के साथ है, या येलो फीवर फैल रहा है, तो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा अपने अपने इलाके की गवर्नमेंट को। ए फ्यू अदर्स, और कुछ नोटिफिएबल डिसीजेस हैं, जैसे कि लाउस बॉर्न टाइफस, बार बार आने वाली बुखार रिलैप्सिंग फीवर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया और रेबीज, ये सब नोटिफिएबल डिसीजेस हैं। इससे क्या हो जाता है, इट प्रोवाइड्स अर्ली वार्निंग अबाउट द न्यू ऑकरेंस। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि लोगों को जो शासन है वो सावधान कर सकते हैं कि देखिए आपके इलाके में ये साथी के आजार बढ़ रहे हैं, तो आप सावधानी बरतें। Notification has been extended to many non-communicable diseases and conditions. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्युनिकेबल डिसीजेस इन्फॉर्म करने हैं। अभी मेरे इलाके में मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो ज्यादा कैंसर के पेशेंट मेरे को मिलने लगे, तो वो कैंसर हो या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रोक मतलब हमारी ब्रेन में हिमरेज हो जाता है और पैरालिसिस की अटैक आ जाती है, हैंडीकैप्ड पर्सन, ये सब भी चीजें हमारी हमारी इलाके के शासन को इंटीमेट करने की जरूरत पड़ती है, उसको डाटा कहते हैं। ठीक है, आगे चलकर अभी हम बात कर रहे हैं मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। ये डाटा कहां से मिलेगा, क्या बात कर रहे हैं हम, डाटा कहां से मिलेगा, ये फिफ्थ सोर्स है, ये देखिए उसको बोलते हैं हॉस्पिटल रिकॉर्ड से डाटा मिल सकता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं ना अपनी अपनी इलाके में, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिसीज प्रिवेलेंट इन द कम्युनिटी, जब मैं नजदीक वाले हॉस्पिटल में जाऊंगा और उधर देखूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट ये पीलिया जॉन्डिस के एडमिट हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि ऐसा समझ जाता है कि क्योंकि नजदीक वाले हॉस्पिटल ही लोग जाते हैं ना एडमिट होने के लिए, तो ये क्लियर हो गया हमें कि ये इलाके में जब हॉस्पिटल में केसेस ज्यादा है तो ये इलाके में पूरा पूरा ये जॉन्डिस फैल रहा है। बेसिक पार्ट ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम, ये देखिए हॉस्पिटल के जो रिकॉर्ड्स हैं। फिर इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, कमतरता है, क्या है कि हॉस्पिटल डाटा जो है ना, दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मतलब एक आधे हॉस्पिटल में नजदीक वाले 5 जॉन्डिस के पेशेंट है, इसका मतलब नहीं है कि पूरे इलाके में सिर्फ 5 पेशेंट है।
कई लोग जाते भी नहीं होंगे हॉस्पिटल में। तो पूरे इलाके में कम से कम ज्यादा 100 या 200 केसेस हो सकते हैं जॉन्डिस के। उसमें सिर्फ 5 पेशेंट अभी एडमिट हुए हैं। तो उसका इसके लिए इसका बोला है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा होता है, दैट दे विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन दोज पेशेंट्स ओनली हु सीक द मेडिकल केयर। जो वहां पर गए उनकी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, बाकी के जो फैल रहा है वो कितना ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। ऑल्सो सब क्लिनिकल केसेस आर ऑलवेज मिस यूज। मतलब अभी पीलियर व्याधि की जॉन्डिस की शुरुआत है, तो ऐसा नहीं होता कि शुरुआत में ही पेशेंट को उल्टी हो जाती है और ज्यादा पीलेपन आ जाता है। लोग कब जाते हैं डॉक्टर के पास? जब आंखें पीली दिखती है और पेशाब ज्यादा पीला हो जाता है तो जाते हैं। फिर उससे पहले भी हमें एनोरेक्सिया सिम्टम आ जाती है, मतलब भूख नहीं लगती पेशेंट को, और वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो लीवर टेंडरनेस, यकृत का हमें टच किया तो उधर पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसको बोलते हैं कि डायरेक्टली हमें जॉन्डिस का पता नहीं चल रहा है, ये वार्निंग पूर्व रूप आयुर्वेद में कहता है। तो उसको मॉडर्न भाषा में सब क्लिनिकल केसेस कहते हैं। जो आयुर्वेद में पूर्व रूप कहा है, यहां पर देखिए सब क्लिनिकल केसेस। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। अभी मेरे को अगले पेज पर जाना होगा, तो इसके लिए मैं पेज नंबर 2 पर जाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, मेरे को अभी लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा पहले। थोड़ी सी आज इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल रही है आपको, तो चिंता करने की बात नहीं, जितना कर सके उतना मिले करेंगे, नहीं तो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। डिसीज रजिस्टर्स, देर इज ऑल्सो सम रजिस्ट्रेशन। दैट रजिस्ट्रेशन इज समथिंग मोर देन नोटिफिकेशन। मतलब सिर्फ हम डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कारपोरेशन को इंटीमेट करते हैं, उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। फिलहाल कॉर्पोरेशन में ये मॉर्बिडिटी रजिस्टर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर सर्टेन डिसीजेस एंड कंडीशंस लाइक द स्ट्रोक। मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी, ये शब्द ध्यान से सुनिए। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डेबिलिटी, या मतलब क्या बोलेंगे उसको कि विकलांगता, परावलंबित्व। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है ओरिजिनल डिसीज से हुआ डैमेज। जो डैमेज हो जाता है ना, शारीरिक मानसिक हानि हो जाती है, उस हानि को मॉर्बिडिटी कहते हैं। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है एखादा बड़ा वाला गंभीर से हुआ जो बीमारी है, उसका असर हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों पर हो सकता है और वो अवयव दुर्बल हो जाते हैं, उसमें विकलांगता आ जाती है, तो उसको बोलते हैं मॉर्बिडिटी। ठीक है। जैसे कि पैरालिसिस हो गया, तो पैरालिसिस का नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद उसमें कुछ परमानेंट तरीके से डेबिलिटी या वीकनेस ऑफ द मसल, हाथ पैर चल नहीं सकेंगे, तो उसको बोलेंगे मॉर्बिडिटी। ठीक है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद वो पेशेंट को बीच बीच में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, तो उसको बोलेंगे मॉर्बिडिटी। तो वीक ब्रेन, वीक हार्ट, इसको बोलते हैं मॉर्बिडिटी। कैंसर हो गया, हाँ, तो अवयव वीक हो जाता है, आयुर्वेद के हिसाब से उसको स्रोतो वैगुण्य कहा सकते हैं। तो स्रोतो वैगुण्य एक प्रकार की मॉर्बिडिटी है। समझ गई बात? ब्लाइंडनेस है, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स है, जन्मजात कुछ विकृतियां होती है बच्चे में। कंजेनाइटल रूबेला नाम की एक बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस है, क्षय रोग, और लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, स्किन डिसीज है, ये आर ऑल्सो रजिस्टर्ड इन मेनी कंट्रीज। मॉर्बिडिटी रजिस्टर्स आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उससे हमें पता चलता है, ये मॉर्बिडिटी रजिस्ट्रेशन के द्वारा, कि ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, कितने दिन तक वो बीमारी चली थी, केस फेटेलिटी, उसमें से कितने लोग मर गए, कितने दिनों में मर गए, और सर्वाइवल रेट, जो जीवित हैं उनका रेट कितना है। आगे चलते हैं। डाटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, डाटा कैसे स्टैटिस्टिक्स में कलेक्ट किया जाता है। ये देखिए, रिकॉर्ड लिंकेज मतलब क्या हो जाता है कि असेंबली एंड मेंटेनेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल हेल्थ रिकॉर्ड इन ए पॉपुलेशन। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी सभी जगह पर, ज्यादा से ज्यादा जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, और उधर हर व्यक्ति जब जाती है कुछ सलाह लेने के लिए, मुफ्त में उपचार करने के लिए, तो उसका पूरा का पूरा डाटा, जेंडर है, उम्र है, पुराने वाली बीमारियां हैं, दवा पानी जो चल रही है उसका हिसाब है, उसके में मेंटल स्टेटस है, इकोनॉमिकल स्टेटस है, ये सब के सब जो रिकॉर्ड है, और वो डाटा
लिंक किया हुआ होता है। अभी आयुष योजना जो चल रही है वो डाटा सेंट्रल तरीके से प्रिजर्व किया जाता है और आप टेली कंसल्टेशन भी डॉक्टर के साथ करवा सकते हैं। तो इसके लिए लिंकेज जो है ना, जोड़नी, ये कंप्यूटर उधर जुड़ गया, उस कंप्यूटर मतलब हमारी लोकल जो पुणे की कंप्यूटर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो स्टेट गवर्नमेंट के लिंक किए हुए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका लिंकेज सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो ये इसको बोलते हैं लिंकेज है। तो वॉल्यूम ऑफ द डाटा, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द डाटा कैन बी इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का मतलब लिंकेज हो जाता है। आगे चलते हैं। डाटा सोर्स, कहां से डाटा मिलेगा? एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस। बहुत सारे देश में वेरियस, बहुत विविध प्रकार के डिसीज के कंट्रोल प्रोग्राम्स मौजूद हैं। जैसे कि ये देखिए, हमारी भारतवर्ष में नेशनल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम अगेंस्ट मलेरिया, राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया का नियंत्रण करना है, क्षय की बीमारी का नियंत्रण करना है, टीबी का, लेप्रोसी कुष्ठ विकार का नियंत्रण करना है, फाइलेरियास का कंट्रोल करना है। क्योंकि सब एपिडेमिक डिसीजेस हैं। प्रोग्राम्स हैव यील्ड कंसिडरेबल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी डाटा फॉर स्पेसिफिक डिसीजेस। इन सब डिसीजेस में कितनी परसेंट लोगों की मृत्यु हो गई है, कितनी परसेंट लोगों को शारीरिक या मानसिक उसके बाद दुर्बलता आई है, उसको बोलते हैं मॉर्बिडिटी। मैंने फर्क समझा दिया है आपको। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है विकलांगता और मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु। दोनों में फर्क है, ठीक है। ऑर्डर देखिए, ये डाटा कहां से हमें मिलेगा। देखिए डाटा कहां से मिलता है। ऑर्डर हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल ओपीडी, पहले मैंने बात की थी इन आईपीडी की, अभी है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात कर रहा हूं और सब सेंटर्स की बात कर रहा हूं। इसमें से भी डाटा हमें मिल सकता है। और आगे चलते हैं, 10वां सोर्स है हमारे डाटा कलेक्शन करने के लिए, एनवायरमेंटल हेल्थ डाटा। वेरियस एस्पेक्ट्स, मतलब हवा की बात चर्चा चल रही है, हवामान कैसा है, प्रदूषित है या अच्छा है। वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, ठीक है ना। इसका भी डाटा हर एक शहर के हिसाब से, हर एक स्टेट के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, देश के हिसाब से, ये सब आपको इंफॉर्मेशन डाटा मिल सकता है कि कितना, कहां कितना पोल्यूशन है। उसके बाद हार्मफुल फूड एडिटिव्स, जो हमारे अन्न पदार्थ में हम मिश्रित करते हैं, उसके बारे में भी डाटा गवर्नमेंट अपने पास रखती है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकेंट्स, है ना, कुछ जो कारखाने होते हैं उसमें से जब धुआं निकलता है या वेस्ट डिस्पोजल होता है, उसकी भी जानकारी, और उसके द्वारा कितने लोगों को टाइफाइड हो गया, कितने लोगों को स्किन डिसीजेस हो गए, ये सब जानकारी गवर्नमेंट के पास एनवायरमेंटल हेल्थ डाटा ऐसी होती है। अभी मेरा स्क्रीन जो चल रहा है वो दाहिने तरफ चल जाएगा और उसके बाद आगे की बात चलेगी। हम बात कर रहे हैं मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की, और पहले दफा हम डाटा के बारे में सब चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कैसे डाटा कहां से हमें प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो ये 11th पॉइंट है, ये देखिए, डाटा सोर्स, है ना। हेल्थ मैन पावर स्टैटिस्टिक्स, ये भी इंफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट के पास। हमारे इलाके में नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने, फिजिशियंस कितने हैं, डेंटिस्ट, क्योंकि उनका शॉप एक्ट होता है ना, अपनी आप जब डिस्पेंसरी खोलते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कारपोरेशन के पास, ये सब इंफॉर्मेशन होती है। फार्मासिस्ट कितने हैं, वेटरनरियंस, एनिमल के डिपार्टमेंट के लोग कितने हैं, एनिमल हस्बेंड्री के, हॉस्पिटल नर्सेस कितने हैं, मेडिकल टेक्नीशियंस कितने हैं, इसको बोलते हैं मैन पावर। इसका भी एक स्टैटिस्टिक्स होता है। आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए एक सबसे बढ़िया सोर्स है डाटा सोर्स, जो बोलते हैं ना डाटा सोर्स। इसमें अलग एक ऐसे क्यों आ सकता है, सर्वे के ऊपर अलग तरीके का स्टूडेंट्स के लिए ये आपको ऐसे क्यों पूछा जाएगा कि सर्वे के अलग अलग पद्धतियां बताइए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो पॉपुलेशन सर्वेज, ये जो होता है ना, सर्वे का मतलब होता है जाना है लोगों के पास और उनके पास जाकर कुछ उनको प्रश्न पूछना है, और उसकी आंसर्स जो उत्तर देते हैं वो लोग, उसके सब कलेक्शन हम करते हैं, उसको बोलते हैं सर्वे। सर्वे का मराठी में, हिंदी में मतलब होगा निरीक्षण। हाँ, वो निरीक्षण सिर्फ आंखों से नहीं करते हम। निरीक्षण का मतलब होता है हम जानकारी लेते हैं लोगों में जाकर, लोगों को पूछते हैं। मानो कि आपके घर में कितने लोग हैं, बूढ़े कितने, 60 उम्र के ज्यादा कितने, बच्चे कितने हैं,
आप में से कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग बिजनेस करते हैं, कितने लोग धूम्रपान करते हैं, कितने लोग मद्यपान करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उसको बोलते हैं सर्वे। ये हेल्थ सर्वे होते हैं। ये हेल्थ सर्वे जो निरीक्षण होती हैं, उसके द्वारा हमें मॉर्बिडिटी, विकलांगता, मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर और न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनकी न्यूट्रिशन कैसी हो रही है, ठीक ठाक चल रही है, सबके सब जो है ना वो हेल्दी है या नहीं है। कुछ लोग ओबेज हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं लोअर वेट हैं, कुछ लोग माल नरिशमेंट है। ये सब सर्वे के द्वारा पता चल सकता है। आगे देखिए, ये सर्वे के मेथड्स आपको एसएक्यू में लिखने हैं। 3 मार्क का ये क्वेश्चन होता है कि सर्वे के सिर्फ मेथड्स लिखिए। तो आपको 4 पद्धतियां बतानी होगी। एक तो बोलता है इंटरव्यू। अभी ये निवडणूक चल रही है ना, भारतवर्ष में इलेक्शन है, तो हमें टीवी में देखते हैं कि बहुत सारे जो है ना एबीपी माझा वाला लोग है या चैनल वाले लोग जाते हैं और लोगों को पूछते हैं आमने सामने, क्या कैसा लग रहा है आपको, कौन से पक्ष आने वाला है, कौन सा नेता चुनकर आ जाएगा। तो आमने सामने माइक रखकर वो पूछते हैं, तो उसको बोलते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद हेल्थ एग्जामिनेशन सर्वे, हम जाएंगे और बच्चों का पूरा एग्जामिनेशन करवाएंगे। उसमें देखेंगे कितने बच्चे के दंत में, दांत में प्रॉब्लम है, कितने बच्चे को आंख में प्रॉब्लम है। तो हेल्थ एग्जामिनेशन। हेल्थ रिकॉर्ड, हॉस्पिटल में जाएंगे, उनको पूछेंगे कि हमें रिकॉर्ड दिखाइए, कौन से आजार की बीमारी की, कौन से कितने लोग आए थे। तो ये सर्वे चल रहा है ना। मेल्ड, अभी ये जमाना क्या बोलते हैं ना, टेक्निकल है ना, तो टेक्नो सेवी होना चाहिए। बहुत लोगों के पास मेल आईडी होते हैं, तो सुशिक्षित हैं, लिटरेट हैं, तो उन लोगों को हम मेल द्वारा पूछ सकते हैं कि हमें, ये गूगल फॉर्म भी होता है। ये सब अत्याधुनिक टेक्निक्स का इस्तेमाल हम सर्वे के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अदर रूटीन स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू हेल्थ, इसकी भी जानकारी डाटा के द्वारा प्राप्त होती है। एग्जाम्पल ऑफ सोर्सेस ऑफ डाटा विच इज यूज्ड बाय द एपिडेमियोलॉजिस्ट, पूरे समाज व्यवस्था जो चल रही है उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी का सर्वे चल रहा है। तो उसमें क्या क्या लेते हैं हम सर्वे में, एक डेमोग्राफिक सर्वे होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे कहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, चाहे वो 140 करोड़, और उस हिसाब से हमें, हमारी पास जो जमीन है, हमारे पास में भारतवर्ष में जो अवेलेबल लैंड है, उसकी बहुत कमी है। मतलब थोड़ी सी लैंड में ज्यादा लोगों को अपना अपना घर बैठाना होता है, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। भारतवर्ष की प्रगति में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो है, ठीक है, वो बोलेंगे हम मैन पावर है हमारे पास, फिर उनके रहने के लिए, उनके पानी व्यवस्था करने के लिए, उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए हमें डेंसिटी ज्यादा हो रही है। ठीक है, इलाके में ज्यादा लोग एकत्रित है, तो उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है। उसके साथ साथ डेमोग्राफी में देखते हैं कि एजुकेशनल लेवल ऑफ द सोसाइटी कितनी है, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग उच्च शिक्षित हैं, कितने कितने लोग बिल्कुल स्कूल को नहीं जाते हैं। ये सब एजुकेशनल लेवल, जैसे कि हम भारतवर्ष में कहते हैं कि केरला जो देश है उसमें ये एजुकेशन लेवल बहुत हाई, उनमें ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। आगे चलकर ये एपिडेमियोलॉजी का जो सर्वे है उसमें इकोनॉमिक कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स वो पूछे जाते हैं कि आप बाजार में जाकर क्या क्या खरीदते हैं। घी कितना लेते हैं, ऑयल कितना लेते हैं, आपको गैस कितनी लगती है। और उसके साथ साथ उसकी तुलना हम कैसे करते हैं, पर कैपिटा इनकम, उसमें जो व्यक्ति जिसकी कमाई पे ऊपर ये सब घर चल रहा है उसकी कमाई कितनी है, चाहे वो एक कमाता हो या दो व्यक्ति, पति पत्नी दोनों भी मतलब सैलरी पे लोग हैं, तो ये इनकम और उसका खर्चा, इसका जो हिसाब किताब है उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल सर्वे। और तीसरा होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसे कि कितने लोग मेडिकल इंश्योरेंस कर रहे हैं, कितने लोगों के पास ये इलनेस का इंश्योर्ड है और उससे उनको कितना फायदा मिल रहा है, इसका भी हम सर्वे कर सकते हैं। अभी मैं आगे के पेज के ऊपर चल रहा हूं, 3rd पेज चल रहा है मेरा, और उसको भी लेफ्ट साइड को मैं लेता हूं पहले। ठीक है, यहां पर देखिए, इसको बोलते हैं, ये सोर्स, डाटा सोर्स चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। 14 पॉइंट से डाटा सोर्स, नॉन क्वांटिफिएबल इंफॉर्मेशन होती है। कई कबार क्या हो जाता है कि उसकी मौजदात हम नहीं कर सकते, जैसे कि इंफॉर्मेशन ऑन द हेल्थ पॉलिसीज। इंफॉर्मेशन ऑन द हेल्थ पॉलिसीज मतलब हमारी भारतवर्ष में कौन सी
पॉलिसीज गवर्नमेंट में बना रखी हैं, हेल्थ लेजिस्लेशन, उसके बाद घटना कानून कायदा कैसा चल रहा है, पब्लिक एटीट्यूड, लोगों की हेल्थ के बारे में देखने की तरीका कैसा है, उनको कितना महत्व लगता है कि हमारी हेल्थ ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। प्रोग्राम कॉस्ट, जब हम कौन सा प्रोग्राम चलाते हैं, वैक्सीनेशन, पोलियो का प्रोग्राम चलाते हैं, तो कितना खर्चा आ सकता है उसके लिए। हाँ? इसके साथ साथ ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको अच्छी तरह से कंप्यूटर में डालकर उसका स्टोरेज करना चाहिए। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, उस सॉफ्टवेयर के द्वारा उसका एनालिसिस किया जाता है, प्रोसेसिंग बोलते हैं, और जो निष्कर्ष निकाल दिए जाते हैं उसको सब मतलब पब्लिक मीडिया के द्वारा या गवर्नमेंट के कुछ गैजेट्स होते हैं उनके द्वारा डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब वो फैलाना चाहिए कि हमारी इलाके में ये साथ चल रही है, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, इतने लोगों को ये ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी ये स्क्रीन थोड़ा सा मैं राइट साइड में लेने की कोशिश करता हूँ, शायद मेरे को आगे पेज पर चलना पड़ेगा। नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी। यहां पर कुछ नहीं मेरे को दिख रहा है, तो अगेन आई विल शिफ्ट माय स्क्रीन ऑन द राइट साइड। यहां पर कुछ चीजें हो सकती है, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को। ये देखिए मैं यहां पर हूं, ठीक है, शायद थोड़ा सा अगेन यू हैव टू टेक कीप सम पेशेंस विथ मी। आई होप यू विल कोऑपरेट विथ मी बिकॉज whatever I am doing for you is a very very nice thing and आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ये देखिए, ये अलग एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल का मतलब होता है बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। वाइटल का वेरी इंपॉर्टेंट संख्या शास्त्र। कौन सी चीजें इसके अंदर आता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये जो स्टैटिस्टिक्स, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स नाम का जो टॉपिक है हमारी सिलेबस में, उसके ऊपर बहुत सारे तरीके से एसएक्यू या एलएक्यू हम बना सकते हैं। अगेन अभी भी मैं एक बार पहला जो प्रश्न मैंने बोला था वो पढ़ लेता हूं। राइट इन डिटेल अबाउट हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। जैसे मैंने शुरुआत की थी इस लेक्चर की, पूरे घंटे भर का जो आपके पास मटेरियल है वो सब के सब इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको। राइट इन डिटेल अबाउट हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, इट्स नेसेसिटी, इंपॉर्टेंस एंड राइट अबाउट द बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये सब लिखने के लिए मेरा 1 घंटे का लेक्चर आपको पूरी नोट्स बनानी पड़ेगी। इसके पहले मैंने आपको एक सर्वे का प्रश्न पूछा था, वो एसएक्यू के लिए आ सकता है। और एक यहां पर मैं प्रश्न बता देता हूं, वो प्रश्न था 3 मार्क के लिए, अभी एसएक्यू 7 मार्क के लिए। लिख दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्राइब वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ये भी 7 मार्क का एसएक्यू हो सकता है। तो हमारी आज की 1 घंटे की लेक्चर में, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की लेक्चर में, डॉक्टर देशपांडे सर ने एक 15 मार्क का प्रश्न 2 बार बताया दिया, उसके बाद 3 मार्क का एसएक्यू सर्वे के द्वारा बता दिया, और एक अभी मैं बात चल रही है वो 7 मार्क का एसएक्यू है जिसका नाम है डिस्क्राइब वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का वर्णन कीजिए। और वाइटल शब्द का आपको पहले मैंने अर्थ बता दिया। वाइटल का अर्थ होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। उसमें कौन सी संख्या आती है यहां पर देखिए, वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड, इसमें कौन सा समावेश किया जाता है? बर्थ रेट। यहां पर मैं थोड़ा सा आपके लिए ये मार्क कर देता हूं, ये स्टाइल है ना देशपांडे सर की, मार्किंग करने से स्टूडेंट का जो कंसंट्रेशन है वो उसके ऊपर आ जाता है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आपको नंबर 1 2 3 करके लिख सकते हैं। जन्म दर, कितने लोग कितने महीने में जन्म हुए, उसमें लड़के कितने थे, लड़कियां कितनी थी। उसके बाद डेथ रेट, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। 70 उम्र के आगे वाले लोग कितने थे, 30 to 40 उम्र में, मतलब अकाली मृत्यु किन लोगों की आ गई, किस वजह से आ गई, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से आ गई है या हार्ट अटैक की वजह से आ गई है, वो देखना पड़ेगा। नेचुरल ग्रोथ रेट, बच्चे जब डेवलपमेंट चल रहा था, माइलस्टोन्स होते हैं, वो कितना अच्छे तरीके से चल रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, हम बता सकते हैं कि अभी भारतवर्ष में ऑन एन एवरेज आयुर्मान लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। मॉर्टेलिटी,
और फर्टिलिटी रेट, है ना। फर्टिलिटी का मतलब जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है वो कितने परसेंट लोगों में है, और कितने पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व के हैं, वो डाटा के द्वारा या उसकी एनालिसिस के द्वारा ही पता चल सकता है। ठीक है, दिस इंडिकेटर्स हेल्प, ये सब हमारे नंबर जब मिल जाते हैं परसेंट या और किस चीज में, तो उससे फायदा क्या होता है। उससे हमारी जो शासन है, प्रशासन है, चाहे वो राज्य सरकार हो या भारतवर्ष की सरकार हो, उनके जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको निर्णय लेना है कि अभी कौन सी योजना लानी है, इसका फायदा किनको देना चाहिए, ये सब डिसाइड करने में ये डाटा का फायदा होता है। प्रोग्राम्ड इंटरवेंशंस, जैसे मैंने पहले अभी पीलिया व्याधि जॉन्डिस की बात की थी गोखले नगर एरिया की, तो इधर आपको बता दिया था मैंने कि जब कारपोरेशन को पता चलेगा कि ये देशपांडे सर जहां रहते हैं गोखले नगर, जहां वो प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर ज्यादा जॉन्डिस की साथ चल रही है, एपिडेमिक चल रहा है, एंडेमिक चल रहा है, वो तुरंत उनके लोग आ जाएंगे और हर घर में जाकर कुछ पत्रक बांट देंगे, उसमें बताएंगे कि हमारी पानी की शुद्धि कितनी जरूरत है, आप पीलिया व्याधि की पूर्व सूचना आप कैसे मिल सकती हैं, आप कब डॉक्टर के पास जाना है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम इंटरवेंशन। कहीं जाकर उन्होंने सुधारणा करने की कोशिश की, दुरुस्त करने की कोशिश की। सेटिंग नियर एंड फार्म टर्म गोल्स एंड डिसाइडिंग प्रायोरिटीज, हमें हमारी उद्दिष्ट रखनी पड़ेगी कि कम से कम लोग इस व्याधि के द्वारा मतलब मृत होने चाहिए। जैसी कोरोना की साथ चल रही थी, तो ये गवर्नमेंट हमेशा देख देख रहे थे कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, कितने लोग वैक्सीनेशन के बाद जीवित रह रहे हैं, तो उसका एक गोल उन्होंने बता दिया था कि हमें कम से कम मृत्यु दर इस कोरोना के काल में होना है। ठीक है, उसके बाद आता है ये मॉर्टेलिटी रेट, जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण, ये 3 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है कि मॉर्टेलिटी रेट के बारे में लिखो। एवरी ईयर, हर एक वर्ष में, हर एक वर्ष में इंफॉर्मेशन ऑन डेथ इज एनालाइज्ड एंड टेबुलेशन आर मेड, सबके सब तालिका बनाई जाती है, तख्ता टेबल्स बनाए दिए जाते हैं। ये देखिए, क्रूड डेथ रेट, ये डेफिनेशन है। क्रूड डेथ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। ये डेफिनेशन चल रही है, मतलब हर साल में देखिए 1000 लोगों जनगणना है, तो उसमें से एक 6 महीने के बाद कितनी लोगों की मृत्यु हो गई, उसको बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। आगे की बात देखते हैं क्या लिखा है, आगे की बात चल रही है मेरी। क्रूड डेथ रेट की बात देशपांडे सर कर रहे हैं। क्रूड डेथ रेट, हर एक का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जिनको इंटरेस्ट है वो लिख सकते हैं। क्रूड डेथ रेट कैसा निकाला जाता है, क्रूड डेथ रेट इज इक्वल टू, देखिए यहां पर कर्सर, देखिए मेरा ये कर्सर है मेरा, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में कितने लोग मृत्यु हो गए गोखले नगर एरिया में, डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, ठीक है, तो मेरे गोखले नगर एरिया का क्रूड डेथ रेट, पुणे का, पुणे है ना, पुणे मालूम है सब लोगों को, पुणे सिटी का मेरे को क्रूड डेथ रेट चाहिए, पुणे सिटी का क्रूड डेथ रेट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ द डेथ पुणे सिटी में, पुणे सिटी में ड्यूरिंग 2020, अभी भूल भूल जाइए आप, 23 का हिसाब करेंगे हम, क्योंकि वो तो खत्म हो गया ना। तो नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द 2023 डिवाइडेड बाय मिड ईयर, मतलब अगस्त महीने में, अंदाजा बोल रहा हूं, नहीं तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून जून की बात करेंगे। जून में एवरेज पुणे सिटी की लोक संख्या कितनी थी, उसको हम 1000 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है वो टिपिकल फॉर्मूला बोलते हैं, वो फॉर्मूला कंप्यूटराइज होता है, ये सब उधर नंबर डाल दिया तो अपने आप पुणे सिटी का क्रूड डेथ रेट हम निकाल सकेंगे। सिर्फ पुणे का नहीं, मुंबई का निकाल सकते हैं, महाराष्ट्र स्टेट का निकाल सकते हैं, और इंडिया का भी क्रूड डेथ रेट निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, मैथमेटिक है। स्टैटिस्टिक्स ये मैथमेटिक्स से बहुत जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई या जुड़वी बहन है ना।
अंक शास्त्र और संख्या शास्त्र, गणित बोलते हैं ना, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों जुड़ू भाई है, जुड़वे भाई है। ठीक है, ये क्रूड हो गया। अभी हम चलते हैं स्पेसिफिक डेथ रेट। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं। ये देखिए स्पेसिफिक डेथ रेट क्या लिखा है, इसकी बात करेंगे पहले। व्हेन एनालिसिस इज प्लान टू थ्रो लाइट ऑन इटियोलॉजी, हमें देखना है कि किस कारण की वजह से ये डेथ हो रही है। तो स्पेसिफिक हो गया ना, डेथ तो हो गई, फिर किस वजह से हो गई। द स्पेसिफिक डेथ रेट में बी कॉज और द डिसीज स्पेसिफिक, लाइक मतलब ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा कितने मृत हो गए, कैंसर के द्वारा कितने मृत हो गए, एक्सीडेंट्स में कितने लोग मृत हो गए, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डेथ रेट। और एक होता है कि रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे कि एज स्पेसिफिक, सेक्स स्पेसिफिक, एज एंड सेक्स स्पेसिफिक एक्सेट्रा। ठीक है, आगे लिखा है उन्होंने ये स्पेसिफिक डेथ रेट। देखिए आप, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हमें निकालना है। स्पेसिफिक डेथ रेट है इन्फेंट, 1 साल की कम उम्र के बच्चे कितने मृत हो गए, कैसा निकालेंगे ये देखिए कंप्यूटर में फीड करना है। नंबर ऑफ ऑल डेथ ऑफ द चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज इन अ ईयर, 2023 में 1 साल के कम उम्र के कितने बच्चे मृत हो गए। उसके साथ साथ उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ द लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, उस साल में 2023 में कितने बच्चे जीवित थे। ठीक है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ द चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज इन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डेथ रेट। आगे चलते धीरे धीरे करके, उसके साथ 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं पॉज लेता हूं। तो स्पेसिफिक डेथ रेट की हम बात कर रहे हैं। अभी आगे चलकर एक और फॉर्मूला आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसको लिखा है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ये भी स्पेसिफिक डेथ रेट है। मैटरनल मतलब जो माँ होती है ना, जन्म प्रेगनेंसी के दौरान कितने जो लेडीज हैं उनका मृत हो गए। टोटल नंबर ऑफ द फीमेल डेथ, देखिए फीमेल डेथ, माता की डेथ हो गई ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी दुष्परिणाम होते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज है, प्रेग्नेंट लेडी को एक्लाम्सिया बोलते हैं, मालूम है आपको, एक्लाम्सिया फिट्स आती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन है उसके द्वारा, या कभी कभार मिसकैरेज एबॉर्शन के दरमियान ये हो सकता है। तो उसको हम ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ विद इन द 42 डेज ऑफ द डिलीवरी फ्रॉम परपेरियल कॉजेस इन एन एरियाज ड्यूरिंग ए गिवन ईयर। पुणे सिटी में यह प्रेगनेंसी के बाद जो इंफेक्शन वगैरह हो जाता है, उसी वजह से 2023 में कितनी माता डेथ उनकी हो गई, मदर की, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द लाइव बर्थ इन द सेम एरिया पुणे सिटी में, एंड इन 2023 पूरे के अच्छे बच्चे कितने पैदा हुए। ये आपको मैथमेटिक्स थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और परीक्षा को लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, आगे चलते हैं। शायद मेरे को आगे के पेज को जाना पड़ेगा। ये देखिए, पहले मैं लेफ्ट साइड को आपको स्क्रीन के लेकर साथ लेता जाता हूं। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये मॉर्बिडिटी रेट। देखिए यहां पर बहुत जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, सिर्फ वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हर एक लाइन, हर एक शब्द का मायने कुछ रखता नहीं है। जो मैं बातें करता हूं, आप ऑडियो बार बार सुनिए, वीडियो बार बार देखिए, आपको फायदा मिल जाएगा। ये विकलांगता की बात पहले से मैं बता रहा हूं कि दोनों शब्द में फर्क ध्यान पूर्वक आपके मन में लिख दीजिए, नोटबुक में लिख दीजिए, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है जो भी व्याधि होती है ना, स्ट्रोक, पैरालिसिस हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, उसके द्वारा मृत हो गए तो मॉर्टेलिटी होगी। उसके साथ उसके डिसीज के बाद या डिसीज के साथ साथ कुछ हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आ गए तो उसको बोलते हैं मॉर्बिडिटी, है ना। जिसको डायबिटीज है और उसको ब्लाइंडनेस आ गया, तो ये मधुमेह के द्वारा हमारी अंधत्व, तो अंधत्व जो बीमारी है उसको बोलेंगे मॉर्बिडिटी। ठीक है ना। मॉर्बिडिटी को डिफाइन किया है, यहां पर डिफिनेशन है,
एनी डिपार्चर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ए स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबींग। जो पूरा का पूरा, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, फिजियोलॉजिकल वेलबींग, नॉर्मल तरीके से जो पेशेंट मतलब व्यक्ति होनी चाहिए, वो नॉर्मल होने के बजाय उसका जो फर्क आता है, चलने फिरने में दिक्कत आ गई पैरालिसिस के बाद, तो उसको वो क्या बोलेंगे, हम मॉर्बिडिटी बोलेंगे, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल शारीरिक जो प्राकृतता है उससे उसके कुछ हम हटकर उसके प्रॉब्लम आ गए हैं। जैसे कि एक आदि व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद जब हम उसको 2D एको करेंगे और देखेंगे कि उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, नॉर्मली तो 50 होता है, हार्ट अटैक के बाद वो इजेक्शन फ्रैक्शन, हृदय की जो ताकत है सिर्फ 45% बची है, तो 5% कम होगी, तो ये मॉर्बिडिटी बोलेंगे। हार्ट की वीकनेस है उसको बोलेंगे मॉर्बिडिटी। ठीक है, द टर्म इज यूज्ड इक्विवेलेंट टू सच टर्म्स। मॉर्बिडिटी को सिकनेस बोलते हैं, मॉर्बिडिटी को इलनेस बोलते हैं, और मॉर्बिडिटी को सबसे बढ़िया शब्द है डिसएबिलिटी। लिख के रखिए, विकलांगता, डिसएबिलिटी। मॉर्बिडिटी इज इक्वल टू डिसएबिलिटी। मॉर्बिडिटी इज इक्वल टू डिसएबिलिटी। मॉर्बिडिटी इज इक्वल टू डिसएबिलिटी। समझ में गई बात? आगे चलते हैं, अभी इंसिडेंस की बात करते हैं। ये इंसिडेंस नाम का एक शब्द आता है, देखिए स्टैटिस्टिक्स में, इंसिडेंस। इंसिडेंस का क्या मतलब होता है? द नंबर ऑफ द न्यू केसेस ऑकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन। हमारी पुणे सिटी में अभी ये टाइफाइड के पेशेंट्स कितने निकल उभर आए हैं, तो जो नए नए पेशेंट्स आए हैं उनको बोलते हैं नए नए पेशेंट्स को इंसिडेंस। तो इंसिडेंस निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ द न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिसीज। जैसे कि हम टाइफाइड की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, अभी ये समर चल रहा है, तो अप्रैल मई महीने में ये इंसिडेंस कितना है टाइफाइड का, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो हर एक, इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, धीरे धीरे करके आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाला एक शब्द है, उसको बोला है प्रिवेलेंस। ये प्रिवेलेंस शब्द बहुत बार आता है हमारी रिसर्च करते समय, जब हम सैंपल साइज निकालते हैं, कितने पेशेंट लेने चाहिए रिसर्च के लिए, तो पहले हम देखते हैं कि उस व्याधि का प्रिवेलेंस रेट क्या है। तो उसको दो शब्द है, एक पॉइंट प्रिवेलेंस और दूसरे बोलते हैं पीरियड प्रिवेलेंस। तो पॉइंट प्रिवेलेंस कैसे निकालते हैं, कितने बीमारी फैल गई है, नंबर ऑफ ऑल द करंट केसेस, मतलब चाहे वो पुराने वाले केसेस हो या नए केसेस हो, ऑफ ए स्पेसिफाइड डिसीज, जैसे कि हम ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम। जैसे आज मिति में, मतलब जो अभी मार्च महीना चल रहा है, मार्च 2024 में मेरे इलाके में ये ट्यूबरकुलोसिस के ओल्ड और न्यू पेशेंट्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट द सेम टाइम। मेरी यहाँ जनगणना कितनी लोक संख्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये अभी सब है ना, ये कंप्यूटराइज्ड हो गया है, बहुत सारे एप्स भी हैं, मोबाइल एप्स, उसके द्वारा ये सिर्फ नंबर डालना होता है और कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अपने आप उसका आंसर आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रेवेलेंस। ठीक है, अभी ये देखिए अलग डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं पीरियड प्रीवेलेंस, है ना, पीरियड। तो पीरियड मतलब पूरा मार्च महीना या पूरे साल लेना है आपको। 2023 ये पीरियड हो गया, और ये पॉइंट हो गया अभी आज की मिति में, आज 24 मार्च है, 24 मार्च को ये क्या स्थिति है, तो उसको बोलेंगे पॉइंट, और पूरा 2023 हमने ईयर पकड़ लिया तो उसको बोलेंगे पीरियड है। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ओल्ड एंड न्यू ऑफ ए स्पेसिफाइड डिसीज। एक टाइफाइड ले लीजिए, ट्यूबरकुलोसिस ले लीजिए, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल 2023 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मिड इंटरवल पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अभी मेरा स्क्रीन दाहिने हाथ के ऊपर चला जाएगा और उसके बाद आगे की बात हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मेरा 5th पेज चल रहा है नोट्स का। ये देखिए यहां पर धीरे धीरे करके मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए धीरे धीरे करके, हाँ, केस फेटेलिटी रेट, दिस रिप्रेजेंट द किलिंग पावर ऑफ डिसीज, क्योंकि फेटल का मतलब होता है मृत्यु, कितने मृत्यु हो गए। आगे चलकर ये देखिए फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके लिए
फर्टिलिटी रेट मतलब एक्चुअल बेयरिंग ऑफ द चिल्ड्रन, कितने बच्चे पैदा हुए हैं। इट मे बी मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। इसके लिए कौन से इंडिकेटर लगाएंगे? पहला है बर्थ रेट। ये देखिए, इसका फॉर्मूला यहां पर लिखा है, बर्थ रेट, जन्म दर, नंबर ऑफ द लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, मानो कि 2023 में, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके द्वारा ये बर्थ रेट निकाला जाता है। हर एक ये टर्मिनोलॉजी है ना, अलग अलग है, आपको नोट्स बनानी पड़ेगी और ये जो फॉर्मूले हैं वो याद करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, इसके एसएक्यू भी आ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखिए, फॉर्मूला पूछा जाएगा ओरल के दरमियान, ओरल में आपको फॉर्मूले पूछे जाएंगे। जनरल फर्टिलिटी रेट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ द लाइव बर्थ इन एन एरिया, पुणे सिटी में, ड्यूरिंग द ईयर 2023 डिवाइडेड बाय मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन एज in between 15 to 44 in the same area in the same year multiplied by 100। मैं समझ सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलेंगे सर कितनी बातें आप कह रहे हैं, हम कैसे याद करेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ज्यादातर 10 से ज्यादा नहीं होंगे। ये फॉर्मूला आपको अलग नोटबुक में लिखकर उसका आपको चिंतन करना पड़ेगा और याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आगे चलते मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए हेल्थ सर्वे के बारे में अभी लास्ट में एक बात है। अभी हम आखिर में आ गए हैं हमारे लेक्चर का। सर्वे, जैसे मैंने बोला था ना, निरीक्षण करना है, समाज में जाकर सर्वे करना है आरोग्य के बारे में, रिलेटिंग टू एनी एस्पेक्ट हेल्थ के बारे में। हम मॉर्बिडिटी के सर्वे कर सकते हैं, मॉर्टेलिटी के सर्वे कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस के भी सर्वे कर सकते हैं। सर्वेज फॉर इवेल्युएटिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, उससे हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में जो लोगों का आरोग्य का स्तर है वो कैसा है। वो स्तर देखने के लिए ये सर्वे बनाए जाते हैं। आगे क्या लास्ट पेज के ऊपर हम आ जाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा लास्ट वाला टॉपिक है, थोड़ी सी धीरज रखिए, ये सर्वे की बात चल रही है। देखिए, सर्वेज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द फैक्टर्स, और एक बात है अफेक्टिंग द हेल्थ एंड डिसीज। जैसे हम करेंगे कि स्मोकिंग कितने लोग कर रहे हैं, और यहाँ पूना के सिटी में या मेरे गोखले नगर एरिया में स्मोकिंग करने वाले लोग और उसके तरफ से जिसको श्वास मार्ग की बीमारियां हैं, चाहे वो ब्रोंकाइटिस है, चाहे वो सीओपीडी है, चाहे वो लंग का कैंसर है, वो कितने लोगों को है। तो हम इसके द्वारा एक निष्कर्ष लगाएंगे कि देखिए भैया, जिन लोगों को स्मोकिंग करते थे उन लोगों को श्वास मार्ग की शिकायत ज्यादा है। तो ये सर्वे के बाद ही पता चलता है, जब हम उसका एनालिसिस करते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सर्वे इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उनको पॉलिसीज बनानी होती है, और वो पॉलिसीज जो है योजना बनाकर उसका इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है सोसाइटी में। तो हम क्या करेंगे, इधर की जो इलाके में जो लोग ये सिगरेट बेचते हैं उनके ऊपर कुछ ज्यादा टैक्सेस लगाएंगे, उनको बोलेंगे जन जागृति करने के लिए, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाने के लिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का भाग आ जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि सर्वे की मेथड्स क्या क्या है। ये एसएक्यू में बार बार पूछा गया है सर्वे के बारे में। हेल्थ इंटरव्यू सर्वे, जैसे कि फेस टू फेस, मैंने एग्जांपल दे दिया था आपको कि हम समाज में जाते हैं इलेक्शन के बाद और पूछते हैं कौन सा पक्ष आने वाला है, कौन सा नेता हार हो सकती है, कितने की जीत हो सकती है। ये फेस टू फेस बोलते हैं हम। हेल्थ एग्जामिनेशन सर्वे, हेल्थ रिकॉर्ड सर्वे भी हो सकता है। ये सब बातें हमने पहले भी कह चुकी हैं। ये हर एक मेथड जो है ना, उसके कुछ प्लस पॉइंट्स है, उसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स है। मतलब जब आमने सामने फेस टू फेस बात करेंगे तो वो बोलेगा, जो भी बोलने वाला है, अरे मेरे ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। वो जो किसी पक्ष का होगा तो जाहिर उसको वाच्यता नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं, छुपेगा कुछ इंफॉर्मेशन। वो बोलेगा मेरे को पता नहीं कि लोगों की क्या टेंडेंसी है, मेरे को तो पता नहीं, वगैरह वगैरह। तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है। जब हम मतलब उसको बोलेंगे कि नहीं आप व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे को, आपका नाम की कुछ जरूरत नहीं है, तो ज्यादा लोग खुलकर बातें करेंगे। तो हर एक मेथड जो होती है, पद्धति होती है, उसका कुछ फायदे होते हैं और उसकी कुछ लिमिटेशंस, मर्यादा भी हो सकते हैं। ये देखिए यहां पर लिखा है, पहले लिखा क्या लिखा है, देखिए हेल्थ इंटरव्यू फेस टू फेस सर्वे। देखिए यहां पर है ना, प्रोसीड्स परस्यूड मॉर्बिडिटी डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट। घर घर जाकर हम पूछते हैं कि हमारे घर, आपके घर में किसी को पैरालिसिस हो गया है, वो चल फिर सकता है नहीं सकता है, डिसेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे।
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी वाली इंस्टीट्यूट है। सर्वेज हैव प्रोवाइडेड सम कंट्री वाइड डाटा ऑन जनरल। हमारी भारतवर्ष में ये डाटा उपलब्ध है जो बताता है कि हमारी भारतवर्ष में कितने परसेंट लोगों को विकलांगता डिसेबिलिटी आ गई है, कौन से लोग फैमिली प्लानिंग की अच्छी तरह से इंप्लीमेंटेशन करते हैं, और वाइटल इवेंट जन्म दर और मृत्यु दर का हिसाब किताब हमारी भारतवर्ष में अवेलेबल है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरी विदाउट एन इंटरव्यूअर, लोगों को बता दिया जाता है कि ये कुछ पत्रक उनको सर्कुलेट किए जाते हैं और उनको बोला जाता है ये भर के हमें सबमिट कर दो, उसमें कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तो आमने सामने उसके आने की जरूरत नहीं है। सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल इज एक्सपेक्टेड। जब हम पत्रक बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको लिखना पढ़ना आना चाहिए, वो बोलेगा मेरे को लिख नहीं सकता, तो कैसे भरेगा वो फॉर्म, तो इसमें ये लिमिटेशन आ गई है। ठीक है, हेल्थ रिकॉर्ड सर्वे, इसका फायदा है क्योंकि चीपेस्ट मेथड ऑफ करेक्टिंग, ये सब सस्ते वाला उपक्रम है। उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि एस्टिमेट्स ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स आर नॉट द पॉपुलेशन बेस्ड। मतलब मैंने पहले भी कह दिया था कि एक आधे हॉस्पिटल में मानो कि आप ये पूरे साल भर में ये ब्रेन की इंजरी के द्वारा स्ट्रोक के पैरालिसिस के पेशेंट ये 10% है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है ना कि हमारी पुणे सिटी में सिर्फ 10% ही पैरालिसिस के पेशेंट है, उसके लिए अलग कुछ हमें करना पड़ेगा। रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा इज क्वेश्चनेबल, कई कबार झूठे कुछ रिकॉर्ड बना दिए गए कुछ हॉस्पिटल्स में तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ऐसा नहीं करता कोई लोग, फिलहाल हो सकता है, जिसको चीटिंग बोलते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन द रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, ये भी हम मतलब स्टैंडर्ड नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा डाटा किसी फॉर्मेट में होना चाहिए, वो हॉस्पिटल अपना अपना डाटा अपनी अपनी तरफ से रखते हैं, कुछ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट उसमें नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था पूरे 1 घंटे और 10 मिनट का लेक्चर। इसमें बहुत सारी जानकारी ये डॉक्टर देशपांडे ने हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के बारे में दे दी है। तो ये मेरा लेक्चर सिर्फ स्वस्थ वृत्त के लिए नहीं, फिलहाल हर एमडी और एमएस डॉक्टर के लिए, रिसर्च जो काम कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि सब के सब बातें ज्यादातर डॉक्टर देशपांडे ने हिंदी भाषा में की हुई है। तो मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं और एक ऐसा भी क्षमा चाहता हूं कि मेरा फेस आपके सामने अभी नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये कंप्यूटर टेक्निकल ठीक ठाक हो जाएगा और हम फेस के फेस बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। कृपा करके चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।